से सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीएमए फाउंडेशन पेपर दे दिया आप लोगों ने, कैसा हुआ पेपर? बढ़िया गया? क्या मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी या सिर्फ पास होने की है? सिर्फ पास होने की? नहीं, वैसे पेपर पेपर इजी था फाउंडेशन का। चलो तो तुम्हें समझ में आ गया, फाउंडेशन तो सिर्फ एक झांसा है इंटर में एंट्री दिलवाने का। और दोस्तों अल्टीमेटली इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में फ़र्क है, ठीक है? तो जैसे आपने फाउंडेशन में तो भगवान करे सबके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, पास हो जाएं, सारे बच्चे हो भी जाएंगे। इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। और मतलब आप ये समझो कि अगर आपने फाउंडेशन में 2 घंटे पढ़ाई करी है या 3 घंटे पढ़ाई करी है तो इंटरमीडिएट में आपको ये पढ़ाई डबल करनी पड़ेगी, मिनिमम मिनिमम डबल करनी पड़ेगी। और वो भी कंटिन्यूसली, कब तक? जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। और पढ़ाई तो है, ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये सीए से तो हल्का कोर्स है, तो ऐसा मत समझना। मैं खुद सीए में हूँ, ठीक है? तो मैं जानता हूँ इसके बारे में और मैं पूरे कोर्स की इज्जत करता हूँ। बट कहीं आप बेइज्जती मत करना, कि ये मत सोचना कि यार सीएमए कोर्स जो है वो तो ईजी है। किसी ने बोला होगा आपको, ज़रूर बोला होगा सीए से ईजी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, सीए से ईजी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो ये सीए से ईजी नहीं है, सीए के मुश्किल भी नहीं है, बट सीए के बराबर है। मैं ये कह सकता हूँ बराबर है। देखो, हर हर बच्चे का अपनी एक सोच होती है, एक लेवल होता है पढ़ने का। जब आपको एक कोर्स मिलेगा, जब आपके सामने कोर्स आएगा जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप देखोगे इतनी मोटी मोटी बुक्स आएंगी, तो उतना जितना सीए मतलब बच्चे पढ़ते हैं उतना ही बच्चे सीएमए वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? जब मैंने क्वालिफाई किया था उस टाइम पर रिजल्ट सीएमए का करीब 4% होता था, इंटरमीडिएट का 4%, मतलब 100 में से 4 बच्चे पास होते थे। आज के टाइम पे रिजल्ट थोड़ा सा बेटर है पहले से, नहीं ठीक है? आज के टाइम पे पहले से रिजल्ट क्या हो चुका है? बेटर हो चुका है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है अब। बट स्टिल अब पेपर का जो लेवल है वो पेपर का लेवल सीए की कैटेगरी का ही आता है। कहीं ये मत सोचना कि सीए से कम आता है, सब कुछ बराबर आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चा पहले से कंपैरिजन करके रखता है, क्योंकि जब मैंने सीए में ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे, कईयों को ये भी दिमाग में आता है कि सर सीएमए को जानता ही कौन है? इंडस्ट्री जानती है, कंपनीज जानते हैं सीएमए को, पब्लिक नहीं जानती, कंपनीज जानती हैं। बट आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे हाथ पे इनकम टैक्स ऑडिट लग जाए। पता है आपको ये बात? डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर ऑडिट का नाम आ रहा है टैक्स ऑडिट का, और अगर टैक्स ऑडिट का राइट हमारे पास आ जाएगा तो हम पब्लिकली फेमस हो जाएंगे। अभी तक पब्लिकली फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक का काम ही नहीं है, हम पब्लिक के लिए काम ही नहीं करते। कॉस्टिंग का काम पब्लिक का थोड़ी ना होता है, किसका होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। तो हमारा काम ज़्यादा का ज़्यादा किस पर है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसलिए हम पब्लिकली फेमस नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, क्या कर रहे हो? सीएमए कर रहे हैं, अरे कैसा कोर्स है, कौन है, कौन सा कोर्स है, हमने तो नाम ही नहीं सुना, ऐसे बोलते हैं ना। मेरे को भी बोलते थे, मैं अपने ही फीलिंग बता रहा हूँ, तो मेरे को ही बोला करते थे एक टाइम पे। बट उसका रीज़न ये है कि हमारा काम कंपनी से कनेक्टेड है और उनका काम पब्लिकली। अगर मैं आज के टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी की भी बात करूं तो सीएस का कोर्स भी पब्लिक की तरफ आ चुका है, क्योंकि कंपनीज खोलनी है तो कौन किसको कांटेक्ट करोगे? कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनीज में पब्लिक लिस्टिंग करानी है, शेयर लिस्टिंग कराना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग पब्लिकली जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। आजकल धीरे धीरे करके फेमस हो रहे हैं वो भी। स्टिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मोर फेमस, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये मत सोचना, बट कोर्स में बहुत वैल्यू है, पढ़ाई मेहनत है, कमाई भी अच्छी है। आपने रिसेंट पैकेज तो सुना ही होगा, 22 लाख रुपए का पैकेज, 23 लाख रुपए का पैकेज, जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फ्रेशर के बराबर है। सीए का फ्रेशर 18 लाख 20 लाख का ही मिल रहा है, और सीएमए का भी फ्रेशर पैकेज 22 के आसपास पड़ रहा है, तो बढ़िया पैकेज है। बट ज़्यादा जो उसमें पैकेज मिलते हैं वो मिलते हैं पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। गेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो आपको हायर करती हैं। चलो, तो ये तो बात हो गई कि करियर ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि करियर ऑप्शन आपने अच्छा चुना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस करियर में ही नहीं है तो फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आपको पता है आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं? हाँ, कितने सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 के अंदर? 4 और ग्रुप 2 के अंदर? तो ज़रूरी है दोनों एक साथ देने हैं? नहीं, आपको पता है ना दोनों ग्रुप्स आप अलग अलग दे सकते हो, पता है ना? तो आपको पता है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं तो चाहो तो दोनों के दोनों सारे एक साथ दे दो, यानी 8 सब्जेक्ट्स एक साथ दे दो, और चाहो तो आप दोनों को अलग अलग करके दे दो। ये आपके पास ऑप्शन है।
और आपको अभी अगर सोचना चाहिए तो आपको अभी बोथ ग्रुप ही सोचना चाहिए आने वाले टाइम के हिसाब से। इसका रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल सिंगल ग्रुप सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी सिंगल ग्रुप सोचते हो तो उसमें क्या होगा कि आप फ्यूचर में भी जो आप ग्रुप के लिए पेपर दे रहे हो वो भी आप अटेम्प्ट को डेफर करना चाहोगे। बोथ ग्रुप देने का फ़ायदा ये है कि आपकी तैयारी बोथ ग्रुप की होगी। हो सकता है आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है आपका ग्रुप 2 की तैयारी अच्छी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, होता है ना, जैसे मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग पढ़ोगे आप लोग, लॉ पढ़ोगे आप लोग, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लगेगा, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बैठेगा। टीचर की कमी की वजह से नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात है। हर सब्जेक्ट आपको इक्वल, 11th-12th में आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे? नहीं, किसी सब्जेक्ट में अच्छा लगता था, किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक वर्थ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट बराबर ही हों। किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मज़ा आता होगा, किसी सब्जेक्ट में कम मज़ा आता है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। किसी को लॉ में बहुत पसंद है, कोई लॉ बहुत अच्छा लगता है, किसी को याद करना, रट्टा मारना, है ना। बट किसी को टैक्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टैक्स के अंदर वो ये जानना चाहते हैं कि टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स की प्लानिंग कैसे की जाए। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, उस सब्जेक्ट का नाम ही टैक्स है। पता है ना इसके बारे में? टैक्स के बारे में आपको पता है? टैक्स, ये 100 नंबर का पेपर है और इसके अंदर क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलो हम इसकी बात ही करेंगे आज। 100 नंबर का ये पेपर है और आपको पता है 30 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। पता है आपको ये बात? 30 मार्क्स के क्या आने हैं? एमसीक्यूज। नहीं पता है तो नोट करते रहना सारी चीज़ें। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं इस पेपर में, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आना है। इज दैट क्लियर दोस्तों? ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पहले तो यही समझेंगे कि टैक्स होता क्या है। आप लोगों की नज़रों में टैक्स क्या है, पहले तो ये बताओ। छोड़ो, आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपने इससे पहले कभी पढ़ा? नहीं ना, फाउंडेशन में तो था नहीं। इससे पहले 11th-12th में सिर्फ सुना होगा टैक्स के बारे में। तो टैक्स क्या है तुम्हारे हिसाब से? क्या है? व्हाट इज टैक्स? बताओ। सर इनकम पे लगने वाला, मतलब इनकम पे जो इनकम पे मतलब जो डिडक्शन होता है हाँ, गवर्नमेंट लेती है उसी को टैक्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और कुछ? हर बच्चे का अपनी अपनी सोच है, तो आप अपने अपने हिसाब से बताओ, ज़रूरी नहीं है एक इनकम बच्चे। का कुछ पोर्शन जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, बहुत बढ़िया। और और जो हम गुड्स एंड सर्विस वो खरीदते हैं उस पे जो हम कुछ पोर्शन उसका परसेंटेज गवर्नमेंट को देते हैं बिल्कुल सही indirectly। बात, इनडायरेक्टली। और सबको बोलना ज़रूरी है, कुछ भी बोलो, चाहे रिपीट ही कर दो, कोई बात नहीं। बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है टैक्स क्या है? जनरल बात करनी है, जो आपको पता है। जो हम गवर्नमेंट को एज अ पेमेंट पे करते हैं। एज अ पेमेंट पे करते हैं, ओके। और कुछ? सर्विस यूज़ करने पे कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं। सर्विस यूज़ करने पर हम अमाउंट देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। और बोलो, जो सुना है कुछ भी बोल सकते हो। घर वाले हमारे टैक्स भरते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो। भरते हैं, घर वाले टैक्स भरते हैं। नहीं भरते हैं? ठीक है, भरते हैं। और कुछ? तो दोस्तों चलो, मैं आपको अब कॉन्शियस नहीं करता हूँ। टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। वैसे एक बात बताओ, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? को डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट क्या करती है हमारा देश हमारे लिए? क्या किया? सर रोड सड़कें बनाई, रोड्स बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके अलावा कुछ? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सब्सिडीज है। सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज मतलब छूट, हाँ, छूट देना किस चीज़ में? जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी। वेरी गुड। और बोलो। अभी तो राशन भी फ्री जो होता है। प्रोवाइड्स करते राशन फ्री मिलता है कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल को, ठीक है, सबको नहीं। हाँ, हैं, जो प्रोवाइड्स करती हैं। जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो ठीक है। और कुछ? पब्लिक सर्वेंट्स को जो सैलरीज आती हैं। परफेक्ट, पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे एग्जांपल पुलिस, आर्मी। पुलिस, आर्मी, यस। और कुछ? हमारी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, जैसे आर्मीज वगैरह को benefit डिफेंस, डिफेंस हो गया, बहुत बढ़िया। और कुछ? तो मतलब आप बिल्कुल सही राह पे हो। टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो इन सब जगहों पर यूज़ होता है। मतलब आपका दिमाग में सारी चीज़ बैठी हुई है कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है कि नहीं? तो टैक्स एक गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू है,
जो गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है, सारे बच्चे बताओ? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो भाई आज दिल्ली मेट्रो बनी है और हमारे देश में हाईवेज बहुत पहले से बेटर हो गए, हाईवे अच्छे हो गए ना पहले के कंपैरिजन में। आज 4 रोड हाईवे हो गए, पहले 2 होते थे, अब 4 वेज बन चुके हैं। एक वो हो गया ना, सर्विस लेन्स होनी स्टार्ट हो गई है हर हाईवे में, तो वो बहुत अच्छा हो गया। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया। मैं कह सकता हूँ डिफेंस अच्छा हो गया। डिफेंस तो यार आज हम लोग, हमारे देश तीसरे नंबर पे आता है डिफेंस में, इक्विपमेंट वाइज भी बात करें तो तीसरे या चौथे नंबर पे इक्विपमेंट वाइज। तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमारा डिफेंस में नाम है, सबसे डिफेंस में। कैसे आया वो नाम? पैसा हम लोगों ने खर्च किया, हमने जो पैसा दिया, हमारे आपके पेरेंट्स ने जो पैसा दिया, ठीक है। अब फ्यूचर में जो आप पैसा दोगे वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करेगी? डिफेंस में। कहाँ यूज़ करेगी? डिफेंस में। बात समझ में आती है कि नहीं? सो डिफेंस, ये जी हाँ, डिफेंस के लिए पैसा खर्च किया जाता है। और उसमें चाहे पेंशन हो, आर्मी वालों को पेंशन मिलती है, आर्मी वालों को सैलरी मिलती है, नेवी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं, इन सबको जो पैसे मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब गवर्नमेंट आप ही के दिए गए टैक्स से देती है, और आपके पेरेंट्स के दिए गए टैक्स से। अच्छा, और क्या है डिफेंस के अलावा? सोशल वेलफेयर। ऐसा क्या सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट? सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट, पेंशन देती है, बुढ़ापा पेंशन, पता है आपको? जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको क्या देती है? पेंशन। हैंडीकैप लोगों को पेंशन देती है गवर्नमेंट, पता है आपको? बस आपको हर साल एक बारी हाजिरी लगानी है, जाके बता के आना है कि आपको पेंशन, जो आपका, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो हैंडीकैप है तो उसकी पेंशन मिलेगी, बुजुर्ग हो तो बुजुर्ग, विडो को भी पेंशन मिलती है। तो ऐसी पेंशन होती हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर। और क्या होता है? और क्या होता है बोलो? हेल्थ। गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है ना? जैसे कि एम्स। अब अगर हम एम्स की बात करें, पुअर फैसिलिटीज है। तुम बोलोगे सर क्या ही फैसिलिटी है, बेकार हॉस्पिटल है। फैसिलिटी वाइज बेकार है, बट वहाँ पे डॉक्टर्स नंबर 1 आते हैं। पता है आपको ये बात? पूरी दुनिया के सबसे टॉप डॉक्टर्स में से नाम आता है एम्स जो है हमारे यहाँ के डॉक्टर। कहीं पर भी इलाज नहीं होता ना, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स अगर हाथ खड़े कर देते हैं तो कहाँ भेजते हैं? कह रहे हैं एम्स में भेज दो, वहाँ इलाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्स के अंदर टॉप के डॉक्टर्स आते हैं। तो उनको पैसे भी दिए जाते होंगे या फ्री में होता होगा? पैसे दिए जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट को हमने ही दिया है टैक्स। अच्छा, आज गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट स्कूल्स अगर आप बात करो, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, क्या फीस है? क्या फीस है स्कूल फीस? मेरे को तो भी किसी बच्चे ने बताया था पिछली बार, वो कह रहा है स्कूल की फीस अभी जो चल रही है सर्वोदय विद्यालय में, जो कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपये, और वो भी रिफंडेबल होता है। तो मतलब वो भी एक तरह से नहीं लेना, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, बट क्या है, 60 रुपये वो भी रिफंडेबल। तो अगर ऐसा फीस है एजुकेशन में तो बहुत ही कम है। और वो कम क्या, कुछ तो ले ही नहीं रहे। बट आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा है। पता है प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी मिलती है 20 से 25 हज़ार। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की 70-75 हज़ार रुपये की सैलरी है। कहाँ से आएगा ये पैसा? पैसे तो उनको मिलते नहीं, सारे आते हैं टैक्सेस से, गवर्नमेंट को दिए गए टैक्सेस से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट उन सारे पैसों को यहाँ यूटिलाइज करती है। और कहाँ यूज करती है? बीओपी। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या गवर्नमेंट के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों? नहीं है। आपको नहीं लगता आपका देश आज तरक्की कर रहा है कंपैरेटिवली? बट क्या है कारण कि हम लोग यूएस से, यूके से पीछे हैं? इन देशों से क्यों पीछे हैं? क्यों हमारा करेंसी इंडियन रुपीस में कम है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? एक्सपोर्ट। जिसकी वजह से हमेशा हर साल हमारा एक बीओपी बन जाता है। बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है देशों की तरफ, जो हमने एवरी ईयर पे करनी है। और वो हर साल क्यूमुलेट होती है, पता है आपको? हर साल एक्यूमुलेट होती है, बढ़ती रहती है वो लाइबिलिटी, कम नहीं होती है। हम चुकाते हैं बट धीरे धीरे करके चुकाते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अगर आज हम पे कर पा रहे हैं तो कहाँ से पे करते हैं? टैक्स से। तो टैक्स एक इकलौता ऐसा जरिया है, मेजर रेवेन्यू है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो है टैक्स। और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास, बट सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स है। और दोस्तों टैक्स जो है हमारे देश के पास 2 प्रकार से आता है, बताओ कौन कौन से? एक है डायरेक्ट टैक्स, लिखते रहना बेटा साथ साथ, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। आज इस टैक्स की बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है?
ताकि आपको सब्जेक्ट का पता चल जाए और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चा कहता है सर ये थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें दोनों है। ये ना ही थ्योरी है ना ही प्रैक्टिकल है, दोनों है। कंप्लीटली थ्योरी कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं है, बोथ है, दोनों का मजा आएगा। थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। लॉ की तरह पूरी थ्योरी नहीं है, अकाउंट्स की तरह पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। और रेशियो की बात करोगे तो प्रैक्टिकल का रेशियो करीब 60 से 65% है, 65%, और थ्योरी का 35%। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसके अंदर डालता रहता हूँ इसके बारे में। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, सीएमए स्टूडेंट्स के कोर्स के अंदर 60 to 70% इस वक्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ रहा है। प्रैक्टिकल मतलब अभी जो पिछला पेपर, अभी दिसंबर में जो पेपर हुआ है उस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल आया है, उससे भी पहले प्रैक्टिकल आ रहा है। तो प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल भी कर जाओ तब भी आप पास हो जाओगे, अगर सर पास होने का सोच रहे हो। थ्योरी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके नंबर 60+ बने। सोच तो बड़ी रखनी चाहिए, छोटी सोच तो ना रखनी है पास होने वाली, है कि नहीं? तो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बताएं सारे बच्चे, डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करके। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, बट डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसको हम डायरेक्टली पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? इनडायरेक्टली जीएसटी का कैसे हम इनडायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट को? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो पे करती है, एंड फिर वो हमारे से यस, product की value वो बर्डन शिफ्ट कर देती है। बेसिकली वो बर्डन क्या करती है? शिफ्ट। सो मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे बर्डन शिफ्ट करता है, होलसेलर रिटेलर पे, रिटेलर कंज्यूमर पे। कंज्यूमर बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली क्या है? एंड यूजर। उसने आगे बेचना ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो एंड यूजर है तो अल्टीमेटली सारा जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर पर। दैट इज वाई जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट किया जाता है, बट देते कौन है? मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से, फिर होलसेलर देता है, फिर वो बर्डन शिफ्ट करता है रिटेलर पर, और रिटेलर बर्डन शिफ्ट करता है कंज्यूमर पर। तो इसमें बर्डन शिफ्टिंग होती है, और इसमें बर्डन शिफ्टिंग आपकी इनकम पे टैक्स आप खुद दोगे। क्या आप मेरी इनकम पे टैक्स दोगे? दे दो ना। नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। आप कहोगे सर इनकम आपकी है, टैक्स कौन भरो? आप ही भरो, हम क्यों भरे, है कि नहीं? तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, बोलो यस और नो। और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी सो डायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्स में इट इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। समझते हो प्रोग्रेसिव का मतलब? जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स। बोलो हाँ या ना। कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। मुकेश अंबानी ऑब्वियस है मुझसे ज्यादा टैक्स देता होगा, है ना? क्योंकि वो वर्ल्ड में रिचेस्ट में आता है, वर्ल्ड रिचेस्ट में ही नाम है उसका, टॉप 20 की लिस्ट में। इंडिया का तो रिचेस्ट ही है। तो ऐसे केस में वो आज सबसे ज्यादा इनकम कमाता है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता होगा। कम इनकम होगी तो कम टैक्स देते होंगे लोग, बोलो हाँ या ना। अच्छा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट होता है रिग्रेसिव। वैसे एक बात बताओ, क्या इनकम बढ़ने से अमीर बंदा जीएसटी कम देता है? अमीर बंदा जीएसटी तो उतना ही देता है, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर आज आप एक स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, एक दुकानदार के पास जाते हो, पेन खरीदने जाते हो, ठीक है? मतलब सपोज करो कि कोई BMW गाड़ी से उतरा है, ठीक है, और वो स्टेशनरी के पास गया, सामने ही BMW गाड़ी खड़ी है, न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और नया मॉडल बिल्कुल सब उसका BMW का, और उतरा और उसके बाद आके कहता है पेन चाहिए।
आपने देखा, आप एक स्टेशनरी वाले हो और आपने देखा अरे यार ये तो बहुत अमीर लग रहा है, 20 रुपए का पेन है, मैं इसको 2000 बोल देता हूँ, देगा 2000? 20 रुपए का पेन है, उसको देखकर बोला आप 2000 दे दो, नहीं ना। अच्छा, उसी वक्त एक रिक्शे वाला आता है, रिक्शे वाला आता है और रिक्शे वाला जो है उसने उसने उसको देखा, रिक्शे वाले को भी पेन चाहिए था, रिक्शे वाला आया और कहता कि सर मुझे भी एक पेन देना। तो रिक्शे वाले को देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका हाल देखकर उसको उसने बोला कि यार कोई बात नहीं, तू 2 रुपये दे दे। ऐसा होता है? नहीं। आप अमीर हो या गरीब हो, टैक्स विल रिमेन सेम। मतलब क्या गवर्नमेंट भी टैक्स ऐसा कुछ चेंज करती है कि आप अमीर हो तो जीएसटी आप ज़्यादा दो और गरीब हैं तो जीएसटी कम देंगे? ऐसा नहीं है। अमीर हो गरीब हो, टैक्स विल रिमेन सेम, टैक्स में चेंजेस नहीं आते। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो हम इसको रिग्रेसिव नहीं बोल सकते क्योंकि रिग्रेसिव का मतलब हो गया इनकम ज़्यादा तो टैक्स कम, उल्टा टैक्स कम थोड़ी ना हो रहा है। बट हम ये कह सकते हैं जो अमीर है उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए उनके लिए वो अमाउंट क्या है, कम है। आज कोई करोड़ रुपए कमा रहा है और उसको 100 रुपए का टैक्स देना है, उसके लिए 100 रुपए कुछ भी नहीं है कि नहीं? बट जो कमाई 100 रुपए रहा है या 1000 रुपए कमा रहा है, उसमें से उसको 100 रुपए देने हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बोलो ये सुनो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिग्रेसिव। क्या मेरी बात समझ में आई? अदरवाइज ये रिग्रेसिव नहीं है। तो इनकम ज्यादा हो या कम हो, आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम, टैक्स में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या ये बात समझ में आ गई? इट indirectly affect the price of commodity. It indirectly affect the price of commodity. कॉमोडिटी के प्राइस को इफेक्ट करता है क्या? डायरेक्ट टैक्स। कैसे? डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से कॉमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, सोचो। अब मैं कुछ बोल रहा हूं तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो बात होगी ना इसमें, तो आपको बस दिमाग लगाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर जो मैन्युफैक्चर होगा अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो टैक्स कंज्यूमर से चार्ज करेगा, अब उसकी प्राइस बढ़ा के। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स से कॉमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट कैसे आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई से। कैसे? अगर हमारी इनकम पे हमारे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, हमारे पे पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल हमारी परफेक्ट, डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट, यही बात है। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, बहुत बढ़िया। तो इनकम टैक्स आज अगर बढ़ गया ना तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम। मानते हो? सोच के देखो, अगर आज इनकम टैक्स का रेट 30% से 40% कर दिया तो आपके हाथ में पैसे कम बचेंगे। हाथ में पैसे कम बचेंगे तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। कौन से गुड्स की? नेसेसिटी गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स की डिमांड चेंज ही नहीं होती, चेंज होगी? भाई आज आपका इनकम टैक्स है, ब्रेड खाना बंद कर दोगे, रोटी खाना बंद कर दोगे? नहीं जी नहीं, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। नहीं, आपका वो चेंज नहीं होगा। परचेजिंग पावर कम होगी, बट किसकी कम होगी, किसके लिए कम होगी? डिमांड आप कम करोगे लग्जरी गुड्स की या नॉर्मल गुड्स की, तो आप उनकी डिमांड क्या कर दोगे, कम। अच्छा एक बात बताओ, डिमांड जब कम होगी, सप्लाई तो हमेशा कांस्टेंट चलती है, बोलो हाँ या ना? सप्लाई तो स्कैर्स है ना, सो स्कैर्स है तो वो एक लेवल पे मेंटेन्ड है सप्लाई। अब डिमांड अगर कम हो गई तो इन दोनों को मीट करना है कि नहीं मीट करना? कैसे करेंगे? प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, सो दैट डिमांड बढ़ जाए और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मिल जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डिमांड अगर कम हो गया तो प्राइसेस को क्या करने पड़ेंगे, कम। सर हमने तो पढ़ा है प्राइस और डिमांड का तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी प्राइस कम तो डिमांड, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। बट डिमांड कम हुई तो सप्लायर क्या डिसीजन लेगा? डिमांड कम हुई, सप्लायर क्या डिसीजन लेगा? प्राइसेस को कम करेगा ताकि डिमांड बढ़े। प्राइसेस कम करके ही तो डिमांड बढ़वाएगा, बोलो हाँ या ना? तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, बट दैट इज बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, नॉट बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। समझ गई बात? सो इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है बच्चों। इन्फ्लेशन
को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के इकोनॉमिक्स में आपने मेजर्स पढ़े थे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ याद आ रहा है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, 11th-12th में होगा यार, फाउंडेशन में भी शायद पढ़ा हो। इन्फ्लेशन था उसके अंदर, इन्फ्लेशन का कुछ ऐसा फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में था या नहीं था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। क्या था? यही तो था। आप अपने 11th क्लास की या 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर देखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिखे हैं उसमें एग्जांपल्स क्या लिखा है? इंक्रीज इन टैक्स। अगर आज टैक्स बढ़ा दिया जाए तो प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो आज हमारे देश में भी प्राइसेस जो है कंट्रोल करने, इन्फ्लेशन है ना। पाकिस्तान में भी यही हाल है। पाकिस्तान में क्या हाल है? पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है, इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, पता है आपको ये बात? तो वहाँ प्राइसेस कंट्रोल करने हैं, कैसे करें? कह रहे हैं वहाँ पे टैक्स बढ़ा देते हैं, इनकम टैक्स वहाँ का बढ़ा दे। अगर इनकम टैक्स बढ़ गया तो तुम्हें लग रहा है कि कोई भी वहाँ का जो वहाँ पे रहने वाला बंदा है वो वहाँ पे रहेगा? वो कहेगा भैया पाकिस्तान में नहीं रहना, दुनिया के कहीं भी कोने में रह लेंगे। ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज इन टैक्स करने से प्राइसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। बट एक बात बताओ, आज मोदी जी ये कह दें कि निर्मला सीतारमण ये कह दें कि टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, तो प्राइसेस क्या कर देंगे? प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं टैक्सेस ताकि प्राइसेस कंट्रोल में आ जाए। तो क्या ऐसे केस में आप अगली बार वोट दोगे उनको? नहीं दोगे। जितने ही आपके करीबी हो, मोदी जी आपके चाचा ही क्यों ना लगते हो, समझ गए बात? आप फिर भी नहीं दोगे वोट। क्या है? अबे टैक्स बढ़ा दिया, कमाल करते हो तुम। तो टैक्स बढ़ाने से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, बट आप अगली बार वोट नहीं दोगे। तो पूरी दुनिया में इंक्रीज इन टैक्स से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स। हमारे देश में आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स आपने कभी देखा होगा, गवर्नमेंट के न्यूज़ आती रहती है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया, इंटरेस्ट रेट सस्ता कर दिया। ये कारण क्या है? कभी वो बढ़ा देती है, एसएलआर बढ़ाती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और क्या होता है? सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो ऐसी रेशियोज बढ़ाती घटाती रहती है। क्या ऐसी टाइम पास करती रहती है? वो इसीलिए करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं उल्टा सोचूं तो, टैक्स कम कर दूं तो बताओ, अगर मैंने टैक्स कम कर दिया तो क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज इन टैक्स, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ गई। सप्लाई तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि डिमांड क्या कर जाए? कम। और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करे, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम तो चाहते हैं ना कि डिमांड और सप्लाई एक जगह पे मीट करे, तो प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स से इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट आता है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट होगा? अरे इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली प्राइस को इंपैक्ट करता है। कैसे? जीएसटी बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ नहीं जाएंगे, जीएसटी कम तो प्राइसेस भी कम। सो इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर जीएसटी कम तो प्राइस भी कम। समझ में आया दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स को हमारे देश में सीबीडीटी मैनेज करती है। कौन मैनेज करती है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है? मैनेज करती है हमारे देश के अंदर। मतलब अगर आज डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन निकालनी है, तुम्हें क्या लगता है, किसको इतनी नॉलेज होगी जो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस या इतनी जजमेंट्स दे सकता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए? तुम्हें लगता है मोदी जी करते होंगे? उनको नॉलेज है सेक्शन नंबर 6 में क्या लिखा है, 10 में क्या लिखा है? कुछ नहीं। निर्मला सीतारमण, उसको तो वैसे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी निकालती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। निर्मला सीतारमण, अगर निर्मला सीतारमण कर सकती है? नहीं, निर्मला सीतारमण भी नहीं कर सकती। तो उसके पास भी राइट नहीं है। बताओ किसके पास राइट है? एक ही पढ़ा लिखा बोर्ड है हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सोचता है, और वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। शॉर्ट फॉर्म में हम सीबीडीटी बोलते हैं।
और दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इस बोर्ड का नाम है CBIC। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो एक है डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड। तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने हैं वो यही लोग लेते हैं। हाँ, एक और भी है जो डिसीजन लेते हैं, उनका नाम है GST काउंसिल। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के लिए GST काउंसिल बना हुआ है और वो चेयरमैन लीड करता है। चेयरमैन कौन है यहाँ पर GST काउंसिल का? पता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। इसलिए निर्मला सीतारमन कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वो क्या है, GST के पे क्यों चलती है उसकी? क्योंकि वो शी हैज़ अ राइट। GST की वो भाई GST काउंसिल मेंबर है और वो जो भी बोलेगी वही मानना पड़ेगा, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले। पॉपकॉर्न के 3 तरह के GST रेट निकाल दिए, पता है आपको ये बात? है ना, पॉपकॉर्न के 3 तरह के GST रेट। सोचो अब पॉपकॉर्न में इतना तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं, पॉपकॉर्न 3 प्रकार के हो गए तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या सोच है। 5वां पॉइंट, एग्जाम्पल्स। बताओ दोस्तों, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनकम टैक्स तो है ही है। हाउस टैक्स, जिसका घर है वही तो हाउस टैक्स देगा, बोलो हाँ या ना? अच्छा, और क्या एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस में? इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स सुना है? कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं अपनी इनकम्स पर, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। इसको मैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आप CMA में हो तो CMA इंटर में नहीं है, CMA फाइनल में है, मैट, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या हमारी बात समझ में आई? तो एक होता है इनकम टैक्स, आपको जो कोर्स में पढ़ना है वो है इनकम टैक्स इंटरमीडिएट में। फाइनल में भी इनकम टैक्स आएगा दोबारा, बट इंटरमीडिएट के अंदर इनकम टैक्स का जो है काफ़ी हद तक पोर्शन कवर किया जाता है। फाइनल के अंदर वो चीज़ें नहीं आती हैं जो इंटर में आ जाती हैं, बट फाइनल के अंदर ज़्यादा असेसमेंट वाली चीज़ें आ जाती हैं। जब कि अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा आ जाए, है ना, तुम्हारे घर पे छापा पड़ गया, ठीक है, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो बातें होंगी ना इनकम टैक्स में, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें होंगी, वो कहाँ चली जाती हैं? फाइनल में। इंटरमीडिएट में आपको क्या पढ़ना है? कैलकुलेशंस वाला काम। इंटरमीडिएट में आपको कैलकुलेशंस पढ़नी है, तो इसलिए कंपैरेटिवली इंटरमीडिएट आसान है। फाइनल में जाके आप थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ोगे। किसमें? टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब क्या है? एग्जांपल्स है किसके? डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स पहले होता था, अबॉलिश हो चुका है। वेल्थ टैक्स होता था, अबॉलिश हो चुका है। तो ये सब टैक्सेस अब नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे लिखो एटसेट्रा। इसके अलावा अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला तो GST ही है, पता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस पे लगता है ये? गुड्स पे लगता है और सर्विसेज, या दोनों? अच्छा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सुना है इसके बारे में? बच्चों पता है आपको, वैट तो खत्म हो गया, GST आने के बाद वैट खत्म हो गया। आज क्या जिंदा है वैट? आज क्या जिंदा है वैट? हाँ, किन चीजों पे? कई जगहों पे है, ऐसा कौन सी जगह है बताओ? है? हाँ, यस, परफेक्ट। वैट 2 प्रोडक्ट्स पे आज भी लगता है। These are petroleum items and alcoholic liquor। यही 2 आइटम्स है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है जिसके ऊपर वैट लगता हो। वैट सिर्फ 2 ही आइटम पे लगता है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। पहले देश भर में हर चीज पे लगता था, हर चीज पे लगता था वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये पहले वैल्यू एडिशन पे हर जगह पे हर चीज पे लगता था, टेबल चेयर वगैरह। अब उन सब चीजों पे क्या लगता है? GST। बट इनके ऊपर क्या लगता है आज भी? वैट। और वैट वाज अ स्टेट लेवी। स्टेट लेवी का मतलब होता है जिसकी पावर किसके पास हो? स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी वैट लगाने की ताकत किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली अपना वैट लगाती थी, हरियाणा अपना वैट लगाती थी। इस वजह से आपको वैट की वजह से पेट्रोलियम के और लिकर के प्राइसेस पूरे देश भर में अलग अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे अलग अलग? क्योंकि हर जगह अपना वैट रेट होगा। दिल्ली कहेगा मैं 25% लूंगा, यूपी कहेगा मैं कम लूंगा, हरियाणा कहेगा मैं बहुत ही कम ले रहा हूं। लिकर पीने के लिए कौन कहां जा रहा है? हरियाणा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वैट रेट क्या है? कम है। हाँ, यही रीजन है। तो पेट्रोलियम आइटम्स और अल्कोहलिक लिकर, इनके वैट रेट हर जगह पे अलग अलग है। इस वजह से इनके प्राइसेस में हमेशा डिफरेंशिएट होगा, चाहे ब्रांड सेम है। समझ में आया? फिर भी प्राइसेस में क्या आएगा? फर्क आएगा। उसका प्राइस का फर्क
क्या कारण से है? उसके वैट की वजह से। इज दैट क्लियर? वैट के अलावा कस्टम ड्यूटी, क्या पता कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है? आज हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर हम गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या पे करनी पड़ती है? कस्टम ड्यूटी। ये पहले भी था, आज भी है, हमेशा के लिए है। कस्टम ड्यूटी तो कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए इस बोर्ड का नाम भी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। कस्टम फिनिश नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई? हालांकि कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? मैं इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने पर क्या दी? कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी दे दी, मेरा जो मेरे से माल खरीदेगा, जैसे कि तुम, मान लो तुम मेरे कस्टमर हो, तुमने मुझे कहा था कि गुड्स मुझे वो वाले चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए गुड्स इंपोर्ट कराए। जब मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी दी, तो मैं किससे मांगूंगा पैसा? आप ही से मांगूंगा, हाँ या ना? तो क्या मैं अपना बर्डन शिफ्ट कर रहा हूं ना तुम पे? तो दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, और क्या हो सकता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सुना इसका नाम? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चर पे, लगता था मैन्युफैक्चर। अगर आज हमारे देश में कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो ना, तो हमें क्या पे करनी पड़ती थी? एक्साइज ड्यूटी। ये लगती थी बोल रहा हूं क्योंकि अब बहुत हद तक खत्म हो चुका है, 99% खत्म हो चुका है। अभी भी 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है। वो कौन से हैं? सुना है? नहीं सुना है? सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता है। ये बात समझ में आ गई? मैन्युफैक्चर में आया, एसी मैन्युफैक्चर हुआ, गवर्नमेंट ने क्या मांगा? एक्साइज ड्यूटी। चेयर मैन्युफैक्चर हुआ, एक्साइज ड्यूटी। हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लेती थी, खत्म हो गया। सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है। वो 2 प्रोडक्ट हैं, पहला टोबैको। कौन सा? टोबैको, यानी सिगरेट्स। टोबैको से बनते हैं सिगरेट्स, तो सिगरेट्स जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगता है, नंबर 1। नंबर 2 पेट्रोलियम आइटम्स। तुम बोलोगे सर पेट्रोलियम पे सेंट्रल एक्साइज, वैट भी बोला आपने। हाँ, दोनों अलग अलग इवेंट है ना। क्या पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या हुआ? बेचा, बेचने पर क्या लगा? वैट। मैन्युफैक्चर होने पर क्या लगा? समझ में आया? और टोबैको पे, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो टोबैको पे वैट नहीं लगता। टोबैको पे क्या लगता है? जीएसटी। क्या लगता है टोबैको पे? टोबैको की सेल पर जीएसटी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी। राइट डाउन। ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और इस बार आया, सॉरी मुझे तो याद आया, मैंने अभी सजेस्टेड आंसर डाले अभी दिसंबर के, आज 11:15 बजे वो लॉन्च होगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर ही आया, दिखाऊं पेपर अभी आया नहीं होगा, उसमें नहीं आया होगा, और इसी टॉपिक के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मैं अभी आज 11:15 बजे लॉन्च हो जाएगा वो वीडियो, और उसके अंदर मैंने सजेस्टेड आंसर में भी डाला है इसी के ऊपर MCQs। सोचो। आपका यूट्यूब चैनल अलग है? मेरा अलग चैनल यूट्यूब का? मेरा JS मल्होत्रा के नाम से अलग चैनल भी है। मैं इन पे देख रहा था, मैं इन पे नहीं। एम पे नहीं है, JS मल्होत्रा के नाम पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है, और ये 2 आइटम पे लगता है, और इस पे क्वेश्चन आ गया तो अब तो नहीं आएगा दोबारा सेम चीज, क्योंकि इसी पर आया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टोबैको पे लगता है, अरे लिखो टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। एंड पेट्रोलियम। समझ में आया कि नहीं? ये याद रखना है आपको, ठीक है? पेट्रोलियम आइटम्स पे और टोबैको पे आज भी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। अदरवाइज सेंट्रल एक्साइज हैज बीन एलिमिनेटेड। जब जीएसटी आया ना, 18 टैक्सेस का खून हुआ है। कितने? 18 टैक्सेस का मर्डर कर दिया जीएसटी ने अकेले दम पे, जिसमें से इनको आधा अधूरा चाकू लगा, वैट का और सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि अभी भी आखिरी सांसें भर रहे हैं। वैट अभी भी किन प्रोडक्ट्स पे है? 2। बताओ कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। और सेंट्रल एक्साइज कौन से 2 प्रोडक्ट्स पर? टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। क्या ये बात समझ में आई? और भी टैक्सेस हैं, मैं भी लिखवाऊंगा, बट अभी के लिए एग्जाम्पल्स के अंदर इतना काफ़ी है। जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, और भी टैक्सेस हैं, अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। यहां तक नोट कर लिया? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या डिफरेंस समझे? डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्स
डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉमोडिटी के प्राइसेस को, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो वहां पे मैनेज करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी। बेटा देखो ये डिफरेंसेस है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन आया फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या आप फीचर्स नहीं लिख सकते इसमें? वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स में फीचर्स भी पढ़ेंगे अलग से इनडायरेक्ट टैक्स के, बट क्या इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स यहीं पे कवर नहीं हो गए? 7 नंबर का इसी अटेम्प्ट में। इसके अलावा इससे पहले एक अटेम्प्ट छोड़ के उससे पहले भी यही आया था, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको एग्जाम में आना है वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है आपका स्टडी मैट। इंस्टीट्यूट आपके स्टडी मैट से एक कतरा भी बाहर नहीं देता। सीएमए की बात करूं अगर मैं, तो सीएमए में एक कतरा भी सीएमए का स्टडी मैट से बाहर नहीं जाता। मतलब हर चीज़ सीएमए के स्टडी मैट से ही आनी है। अगर कोई टीचर आपको सीएमए के स्टडी मैट से नहीं करवा रहा ना बाद में, मतलब आप कंपेयर करो कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे मैं आपको एक कंटेंट कराऊंगा, अपनी बुक से ही कराऊंगा, बट आपको समझना है उस बुक को करने के बाद भी क्या कि हमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं। स्टडी मैट एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बस ऐसे करके भी क्वेश्चन आए हुए, कॉपी पेस्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो स्टडी मैट करने वाले क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टडी मैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी मटेरियल, एक ही मटेरियल। और वैसे फाउंडेशन में भी क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यूज के, वो उसी में से ही आए होंगे, मैक्सिमम उसी में से आए होंगे, है ना? पासिंग मार्क्स तो उसी में से पासिंग के तो उसी में से बन जाते हैं, तो वो वही वाला हाल है। इंटरमीडिएट में भी वही है, फाइनल में भी वही है। और बोलो, फाइनल में भी सेम है अगर आप स्टडी मैट अच्छे से पढ़ लो। बट दिक्कत क्या है, स्टडी मैट के जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, वो लिखने वाली जो लैंग्वेज है वो बड़ी बोरिंग है। और इसीलिए जो टीचर्स हैं, जैसे मैं हूं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा। जो नोट्स लिखवाऊंगा वो स्टडी मैट से कॉपी करेगा, बिल्कुल करेगा, बट उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। और आपके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, आपको करना यही है कि स्टडी मैट की सारे कवरेज करनी है, कहीं से भी पढ़ रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? ये दिमाग में हमेशा रखना, स्टडी मैट। आगे आ जाओ। तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। अच्छा, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स भी समझ में आ गया। नाउ जीएसटी या कोई इनकम टैक्स आज लगता है तो क्यों लगता है, कोई भी टैक्स क्यों लगता है, उसका कारण होता है इवेंट। उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। राइट डाउन हेडिंग, टैक्सेबल इवेंट। An event or situation which gives rise to tax liability। ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई सिचुएशन जिसकी वजह से क्या अराइज हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। An event or situation which gives rise to tax liability. Example, मुझे बताओ आज इनकम टैक्स लग रहा है, क्यों लग रहा है? किसी रीजन से लग रहा होगा ना। क्या रीजन है? इनकम। सिर्फ इनकम कमाने पर या टैक्सेबल इनकम कमाने पर? टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज द डिफरेंस? इनकम तो ऐसी इनकम भी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर। आज मैं एग्रीकल्चर से कमाता हूं ना इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगता है। पता आपको ये बात? फार्मिंग से अगर मैं इनकम कमाता हूं, मुझे उस पर टैक्स नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट इनकम बोल रखा है। तो मेरी सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम कमाने से टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल इनकम कमाने से टैक्स लगेगा। तो मेरी इवेंट क्या होगा? ये तो हो गया टैक्स। इवेंट क्या होगा? टैक्सेबल इवेंट। अर्निंग टैक्सेबल इनकम, अर्निंग टैक्सेबल इनकम। अगर आज मैं अपने देश में टैक्सेबल इनकम कमाता हूं, तो मुझे अपने देश में क्या देना है? इनकम टैक्स देना है। तो ये हो गया इवेंट। मैं समझा रहा हूं ना क्या है टैक्सेबल इवेंट? एन इवेंट और सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा है? समझ में आया? तो इनकम टैक्स लग रहा है इस वजह से। और क्या होगा? जीएसटी। जीएसटी क्यों लग रहा है दोस्तों? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
अगर आज आप कोई गुड सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो या दोनों सप्लाई करते हो, क्या लगेगा? जीएसटी। समझ गए बात? नंबर 3, वैट। अभी अभी हम लोग एग्जांपल में पढ़ रहे थे वैट। वैट क्यों लगता है? वैट वैसे लगता है अब किन पर है? सिर्फ पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। एंड अल्कोहल। इन पर आज भी वैट लगता है दोस्तों। और वैट जो है ये कब लगता था, क्यों लगता था, क्या कारण से लगता है, उसका इवेंट क्या है? इंट्रा स्टेट सेल। क्या कारण है? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। क्या मतलब है इसका? विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट। यूपी का सेलर, यूपी का बायर, क्या लगेगा? वैट। समझ रहे हो ना? विद इन द स्टेट सेल होने का मतलब है उसी स्टेट में सेल हो रहा है, दूसरे स्टेट में नहीं जा रहा। क्योंकि अगर पहले के जमाने में, जीएसटी से पहले की बात करूं, अगर दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो लगता था सीएसटी। क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। जिसकी जगह पर आज लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है आज? आईजीएसटी लगता है ना आज। अगर आज गुड्स खरीदते हो विद इन द स्टेट तो क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। देखा है आपने? कोई बिल आपने कभी कोई गुड खरीदा हो तो आपके बिल में क्या लिखा होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी लिखा होगा, कभी नोटिस करना। अगर गुड यहीं पे खरीदते हो, और अगर इंटरस्टेट खरीदते हो कोई, जैसे जोमैटो, आपने वहां से मंगवाया अमेजोन से, अमेजोन से कई बार सामान बैंगलोर से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा होता है कई बार। अब वहां से सामान आ रहा है तो वो क्या इंटरस्टेट हो गया? इंटरस्टेट है तो क्या लगा हुआ आता है? आईजीएसटी। चेक करना क्या लगा होता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो अभी फिलहाल जीएसटी के टाइप्स तो हम बात नहीं कर रहे। वैट इंट्रा स्टेट सेल पे लगता है दोस्तों। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या है ये? सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या ये आज जिंदा है? सर वैसे तो जीएसटी आ गया तो ये तो अब जिंदा नहीं है, बट क्योंकि ऊपर पेट्रोलियम पर अभी वैट लगता है, इनकी इंटरस्टेट सेल पर क्या लगेगा? तो ऐसा कुछ आया नहीं। बोलो, अगर विद इन द स्टेट खरीदते हैं पेट्रोलियम या विद इन द स्टेट खरीदते हैं लिक्कर तो क्या लगेगा? वैट। बट अगर इंटर स्टेट बेचते हैं तो वैट नहीं है, नहीं तो जीएसटी भी तो नहीं है इन पर, तो फिर क्या लगेगा? सीएसटी। क्या लगेगा? सीएसटी, इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। बच्चों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये लगता है जब आप कोई गुड्स क्या करते हो? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको क्या पे करनी पड़ती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बट मैंने आपको बताया ना ये तो खत्म हो गया, तो फिर आज भी ये दो प्रोडक्ट पे जिंदा है। वो प्रोडक्ट आपको याद करने हैं, टोबैको एंड पेट्रोलियम। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अभी अभी आप पेपर देखोगे, पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब चीज़ों पे, कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। मतलब ये डीटी आईडीटी का डिफरेंस भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? तो आप कोई भी चीज़ कंटेंट पढ़ते हो, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ो, ना समझ में आए तो पूछो, यही आपका काम होना चाहिए। ना समझ में आए तो पूछो, शर्म करनी नहीं है, क्योंकि जिसने करी शर्म, है ना, ये तो पता ही है हमें। तो बस समझ लो, अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा हो, बढ़िया रिजल्ट जाए और हम लोग एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाएं, तो फिर उसका एक ही तरीका है, और वो ये कि साथ साथ पढ़ाई करो, जो समझ में ना आए पूछो। और एक और बात, ये ऑनलाइन सिस्टम आ तो गया है, बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखो मैं भी मजबूरी में यूट्यूब पे लाता हूँ क्लास, क्यों? क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है। बट मेरे को लाना, मेरे को कोई खुशी नहीं है। मैं चाहता हूँ बच्चे फेस टू फेस ही पढ़ें, और इसका रीज़न है फेस टू फेस पढ़ने में ही रिजल्ट आ सकता है। यार देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऑनलाइन पढ़ते हैं। मेरे पास 300 बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ते हैं, गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डेड क्लास ले लेते हैं। अब रिकॉर्डेड क्लास ले तो लेते हैं, उन 300 में से सिर्फ 250 बच्चा ही क्लास, 250 बच्चा, सॉरी 50 बच्चा ही सिर्फ क्लास देखता है।
फीस दी हुई है, सारी पूरी फीस आई हुई है। आप सोचो, मेरे से बच्चे ने बस शौक शौक पे ले ली क्लासेस, अब ले तो ली, मेरे पास ना पूरा रिकॉर्ड होता है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को तो क्लासेस देते हैं। अब उसके अंदर क्या है, लिखा हुआ आता है कि कौन सा बच्चा कितनी क्लास देख रहा है। तो 250 बच्चा क्लास नहीं देख रहा है, फ्री फंड के पैसे दे दिए, फर्क नहीं पड़ता। बट वो चीज़ सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो 250 बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे पास होगा? वीडियो ही नहीं देखी, टच ही नहीं करी, कंप्यूटर ही खोल के नहीं देखा उसने, पैसे देके बैठा बस, और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। बच्चा जब जब लॉग इन करेगा मुझे मैसेज आ जाता है, और बोलो, तो वो इंफॉर्मेशन सब आती है मेरे पास। तो मैं ऑनलाइन सिर्फ इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि सब लोग उस ट्रेंड पे आ चुके हैं। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप लोग, अभी ऑनलाइन सिस्टम जरूर आ गया, ठीक है, बट क्लासेस होने के बाद भी, स्टार्ट होने के बाद भी, ये सिर्फ आपकी मजबूरी में आपको लेना है, सिर्फ मजबूरी में। कोशिश ये करनी है कि आप जितना फेस टू फेस आ सको उतना अच्छा, क्योंकि फेस टू फेस में एक सिस्टम बना रहता है कि आपको पता है कि क्लास आना है। जैसे स्कूल है, स्कूल में आप रेगुलरली जाते थे, तो अब एंड टाइम तक ना आपको कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा है स्कूल के अंदर, कुछ तो पढ़ा था। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करोगे तो घर बैठ जाओगे और आपको लगेगा कि रिकॉर्डेड तो है ही है, आराम से पढ़ लेंगे, नहीं होगा। मैं बच्चे आते हैं ना, जब जो बैच, एक बैच चल रहा है पिछला, उस बैच के अंदर भी जो बच्चे आते हैं उनको ये लगता है कि कुछ बच्चे बीच में छुट्टी मार लेते हैं, अरे कोई बात नहीं रिकॉर्डेड तो है ही है। बट उनको ये नहीं पता वो रिकॉर्डेड का बैकअप कवर कब करें, टाइम ही नहीं है टाइम ही नहीं है उनके पास। पूरा दिन क्लास होती है, शाम को घर पहुंचते हैं, होमवर्क दिए होते हैं, होमवर्क करके आने हैं अगली क्लास में, नहीं तो डांट पड़ेगी। अब वो होमवर्क करने के चक्कर में आ तो जाते हैं जिस क्लास में, नहीं तो वो छुट्टी मार लेते हैं। अब छुट्टी मारने के चक्कर में क्या होता है, उस दिन का होमवर्क भी रहता था पहले वाला, और उसके बाद बैकअप और इकट्ठा हो गया। वो बैकअप करने के लिए 2-3 घंटे की क्लास अलग से चाहिए, मतलब सिर्फ मेरी क्लास टैक्स की अलग से 2 से 3 घंटे की है, अकाउंट्स की होगी, कॉस्टिंग की होगी, लॉ की होगी, जो जो आपने क्लासेस मिस करी सबकी आपको क्लासेस कवर करनी है। 8 सब्जेक्ट मिस किए तो 8 का बैकअप। और आप समझो अगर आपने वो टाइम मिस किया तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये प्रॉब्लम है। वो क्यूमुलेट होती रहती हैं क्लासेस, आपके दिमाग में ना वो आ जाता है, एक वो आ जाती है, कंफर्ट आ जाता है, अरे यार घर बैठ के आराम से रजाई में बैठ के क्लास, अरे कौन पढ़ेगा यार, छोड़ना, कौन आ रहा है फेस टू फेस, नहीं। ये तरीका ऑनलाइन ने पंगा डाल दिया है बच्चों के लिए, दिमाग में बच्चों के लिए हो गया, कंफर्ट आ गया, बट ये सिर्फ मजबूरी का सहारा है। और आप लोगों ने इसको वो बना लिया, ट्रेंड बना लिया कि नहीं यही होना चाहिए, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा ही, जिसको खुद से मोटिवेशन है ना कि मुझे पढ़ना है और मुझे क्वालिफाई करना है, वो 50 बच्चा है, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो 300 में से 50 बच्चा है, वो 50 में से कोई 30 बच्चा होगा जो रिजल्ट ले आएगा। उसका रीजन क्या है कि वो बच्चा है पढ़ने वाला, उसको डर है, उसको अंदर से क्या है, चिंता है। और जिसको चिंता नहीं है वो आराम से रजाई में बैठा है, छोड़ क्लास क्या लेनी है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। पैसे ही कमाने हैं तो वो रिकॉर्डेड का काम करो, बट अगेन बच्चों को ये रियलाइज होना जरूरी है कि भाई रिकॉर्डेड से सिर्फ बच्चा टीचर को इंटरेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर फेस टू फेस में टीचर के साथ इंटरेक्शन है, तो ये आपको फेस टू फेस का फायदा है। तो इसीलिए फेस टू फेस ही क्लासेस को आगे भी कंटिन्यू करना, ठीक है, रिकॉर्डेड में मत रखना। रिकॉर्डेड होना सिर्फ एक मजबूरी है, छुट्टी ली किसी दिन तो बैकअप करना है, वो टारगेट होना चाहिए। बट अगर आप यही वो बना लो कि घर पे बैठ के आराम से देखा करेंगे, आने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो चीज़ गलत है। नाउ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। कस्टम ड्यूटी लिखा मैंने, नहीं, राइट डाउन, कस्टम ड्यूटी। पॉइंट नंबर क्या बनेगा, 6। बताओ कस्टम ड्यूटी किस वजह से, इंपोर्ट पे या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बोलो हाँ है ना, क्या वाकई में एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए? एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। एक्सपोर्ट हमारे देश को तो बढ़ावा देना चाहिए, गवर्नमेंट को तो क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए एक्सपोर्टर्स को। जैसे आप कह रहे थे सब्सिडी, तो सब्सिडी देनी चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो हेल्प करना चाहिए कि भाई एक्सपोर्टर्स बेचें। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लेती होगी, 99% नहीं लेती, 1% केस में लेती है। और वो कौन से केसेस में, जब ऐसे कोई प्रोडक्ट जिनकी ज़रूरत हमारे देश में है और तुम क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो एक्सपोर्ट हो, तो फिर उसका रोकने का तरीका एक ही है, और वो क्या,
ड्यूटी लगा दो। जब ड्यूटी लगा देंगे तो चीज़ क्या हो जाएगी? महंगी। जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो क्या होगा? अपने आप ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, अगली बार से ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि चाइना उससे सस्ता दे रहा होगा, कोई ना कोई देश उससे सस्ता दे रहा होगा और वहां से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रहा है हमने अपने देश की पहले नीड्स पूरी करती हैं। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए देश की नीड पूरी करने का एक ही तरीका है और वो ये कि आप एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दो। तो लोग एक्सपोर्ट पे ड्यूटी तब लगाती है गवर्नमेंट, वरना नहीं लगाती। अदरवाइज इंकरेज करती है कि एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट पे तो ड्यूटी लगती ही लगती है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट पे कुछ केसेस में लगती है, कुछ केसेस में नहीं लगती। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपको पता है एक्साइज भी दो प्रकार के हैं। एक्साइज ड्यूटी दो प्रकार के हैं। ये जो एक्साइज, इसके अंदर भी दो होते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्साइज और एक होता है स्टेट एक्साइज। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने सिर्फ सेंट्रल एक्साइज बताया। हाँ, सेंट्रल एक्साइज दो प्रोडक्ट पे आज लगता है ना, पहले सारे प्रोडक्ट्स पे लगता था, सब पर, हर चीज पर सेंट्रल एक्साइज ही लगता था। अच्छा, सेंट्रल वर्ड क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लगाता कौन है? लेवी वर्ड समझो। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। क्या मतलब होता है? चार्ज। ये है सेंट्रल लेवी और ये क्या है? स्टेट लेवी। लिखो, ये है सेंट्रल लेवी और ये क्या है? स्टेट लेवी। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों सुनो ध्यान से। आज के टाइम पर सेंट्रल एक्साइज सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पे लगता है, पहले सब प्रोडक्ट्स पे लगता था। स्टेट एक्साइज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? स्टेट एक्साइज की। तो स्टेट एक्साइज सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट्स पे लगता था और है, आज भी लगता है, और वो है नशे। किस पे लगता है? नशे। जितने नशे हैं ना, उन पे स्टेट एक्साइज लगता है। एग्जाम्पल्स, एल्कोहलिक लिकर। सर अभी अभी बताया एल्कोहलिक लिकर पे तो वैट लगता है, बेचने पे वैट लगता है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज लगता है। क्या लगता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे? स्टेट एक्साइज। समझ गए? तो लिकर बनाया दिल्ली में, बनाने के बाद बेचा, जब बनाया तो क्या लगा? स्टेट एक्साइज। बेचा तो क्या लगा? वैट। क्या मेरी बात समझ में आई? एल्कोहलिक लिकर पे सारा का सारा रेवेन्यू किसके हाथ में जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में जाता है। इसलिए पूरी दादागिरी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। कुछ भी बढ़ा दो, कुछ भी घटा दो, फर्क है ना। इसलिए हर स्टेट में क्या होंगे? इनके प्राइसेस अलग अलग। एल्कोहलिक लिकर के अलावा ओपियम, सुना है इनका नाम? नार्कोटिक्स सुना है? इंडियन हेम्प सुना है? नहीं, नहीं, इंडियन हेम्प, चरस, गांजा, अफीम, ये तो सुना है कि नहीं सुना? ये जो हिंदी में वर्ड है, ये इंग्लिश में है। ओपियम, ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स हैं। तुम बोलोगे सर फिर गवर्नमेंट पागल हो तो नहीं हो गई है? गवर्नमेंट को तो ड्रग्स बैन करने चाहिए, यही दिमाग में आ रहा है ना, और गवर्नमेंट उस पर कह रही है हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे अगर तुम बनाते हो तो। पागल, वो तो बंद करेगी पहले तो। ऐसा करना अलाउड थोड़ी ना है। किसने बोला ऐसा करना अलाउड नहीं है? किसने बोला ऐसा करना अलाउड नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल लीगल है। आप आज बनाना स्टार्ट करो, घर पे स्टार्ट कर दो। हाँ, मजाक थोड़ी ना है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेकर, ड्रग लाइसेंस लेकर आप कर सकते हो काम। यू आर अलाउड। मैन्युफैक्चर करना इलीगल नहीं है, उसका ट्रेड करना इलीगल है। अब तुम बोलोगे सर फिर मैन्युफैक्चर कर ही क्यों रहे हैं, है ना? यही आ रहा है ना दिमाग में। फार्मा इंडस्ट्री, भाई साहब जितनी मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन में क्या जाता है? यही चीजें जाती हैं। इनके बिना मेडिसिन बनती नहीं है। डिस्प्रिन, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन कभी देखना डिस्प्रिन के कंटेंट में क्या लिखा पीछे? कभी देखना आता है ना सर कितना रेस्ट मिलता है। जैसे ही कोई खाते हो सर में दर्द होती है तो एकदम से रेस्ट मिलता है, अरे क्या मजा आ रहा है, नींद आ जाती है थोड़ी देर बाद, है ना? वो क्या नींद कैसे आती है? वो नशा है, इसलिए नींद आती है। आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स देख लो, ठीक है, या कोई भी आपने कोई वो जो दवाई जो बीमार बुखार की होती हैं, उन सब में नशा है। अच्छा, आपको रेस्ट मिलना जरूरी है, इसलिए रेस्ट के लिए वो नशा डालते हैं। रेस्ट मिलना जरूरी है और रेस्ट के लिए क्या डालते हैं? नशा डालते हैं। आपको पता है वो एक सिरप होता था कोरेक्स, कोरेक्स एक सिरप था, कोरेक्स था, इसलिए बोल रहा हूँ बैन हो गया। हाँ, उसको नशे के लिए यूज
नशे के लिए भाई साहब रिक्शे वाले ले लेके घूम रहे थे बाटली छोटी सी ऐसे जेब में ले लेके घूम रहे कोरेक्स। क्या पी रहा हूं मैं तो दवाई पी रहा हूं सर, दवाई। नशा कर रहे हैं लोग, पीते उसके घुट मारते उसके घूम रहे हैं झूम झूम के, झूम बराबर झूम। समझ रहे हो? तो वो चीज क्या कर दी गवर्नमेंट ने, बैन कर दी, क्योंकि उसमें अल्कोहल था और अच्छी तादाद पे अल्कोहल। हमारे देश में कोई भी चीज कम नहीं डालते, ज्यादा। इसलिए हमारे देश की जो फार्मा कंपनीज हैं वो यूएस में बैन है। रैनबैक्सी बैन, सिप्ला बैन, कह रहा नहीं लेके आना, यहां नहीं चलेगा। वहां पे तो केमिस्ट जो है दवाई भी प्रिस्क्रिप्शन देख कर देता है, यहां पे तो केमिस्ट्री डॉक्टर है केमिस्ट के पास चले जाओ, मेरे पेट में दर्द है, अरे ये दवाई ले यार, तू ये ले। इनको बोलो ये खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अबे डॉक्टर पे क्यों खर्च करते हो तुम, मेरे से आके पूछ लिया अगर, मैं बता दूंगा। होते ना कोई केमिस्ट राय दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं, ये दवाई ज्यादा बेटर है, ये ले लो। बाहर इनफैक्ट बाहर तो गैर कानूनी, अगर किसी ने केमिस्ट ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे दी किसी को, इलीगल, केमिस्ट की शॉप बंद हो सकती है। वहां कोई दवाई लेते हैं ना, कहते दवाई खा रहे हो, ऐसे हाल होता है। और यहां पे दवाई ना खाएं तो हाल ऐसा होता है। दवाई खाना तो नॉर्मल इंसान है, हमारे यहाँ पे दवाई खाने वाला नॉर्मल इंसान है। हर कोई चीज होती है दवाई खा लो। अब हम अपने पेरेंट्स को ही देख लो, कोई भी कुछ भी हल्का सा हो जाए, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी होता है, दवाई खा लेते हैं, हर बात पे दवाई खा लेते हैं। दोस्तों इन सब चीजों में नशा है। इसलिए आपने कभी देखा भी होगा, उसके पीछे लिखा होता है एक्सेस यूजेज इसकी इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। तो एक्सेस यूजेज तो इसकी भी इंजीरियस टू योर हेल्थ है। क्या ये एडिक्शन है? ये एडिक्शन होती है ना, ड्रग एडिक्शन, दवाई की भी एडिक्शन होती है। कभी आप नोटिस करना, अगर आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, जैसे मैं कोई दवाई कंटिन्यूसली चल रही है मेरे मदर की, और कंटिन्यूसली चल रही है पिछले 3 सालों से लगातार, अगर उन्होंने एकदम से ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, तो ना उनसे वो अजीब कुछ है ना, कुछ फेस, उनको वो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी लग जाएगी। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। जब आपको कोई चीज की रूटीन बन जाती है ना और एकदम से छोड़ते हो तो क्या लगता है? एडिक्शन। एडिक्शन जो है वो फिर आप छोड़ ही नहीं जाती, हाथ स्टैमर करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो वैसे ही लिकर छोड़ते हो, ओपीएम छोड़ते हो, ड्रग्स छोड़ते हो कोई, तो क्या होगा? शुरुआत में स्टैमरिंग होगी, शुरुआत में आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, हाँ या ना? तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हाल होता है मेडिसिन छोड़ने पर, क्योंकि मेडिसिन इज ऑल्सो ड्रग्स। और मेडिसिन को ड्रग्स ही तो बोलते हैं। आपको पता है बाहर की शॉप्स, बाहर यूएस यूके में तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड पे ड्रगिस्ट लिखा जाता है उनको। हमारे देश में नहीं लिखते। हमारे देश में क्योंकि केमिस्ट वाले सियाने हैं ना, उनको पता है अगर ड्रगिस्ट लिखेंगे लोग तो आएंगे ही नहीं, और ड्रग्स बेचते, हाँ ड्रग्स बेचते। हमारे देश की जनता ऐसी है, हमारी माओ का हाल यही है। मदर क्या बोलेंगे? ओ ड्रग्स है ना, और खाती भी है। वो ड्रग्स ही है, जो मेडिसिन है ड्रग्स। और इनकी शॉप को शॉपकीपर्स क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। आप केमिस्ट का सिनोनियम देखोगे गूगल पे तो आपको दिखेगा ड्रगिस्ट, और वो सेम ही है, ड्रगिस्ट ही है वो। बट वो बात और है कि हम लोग थोड़ा सा, वो केमिस्ट वालों को पता है कि अब प्रॉब्लम हमारे देश में ज़्यादा है इन चीज़ों पे, तो इसलिए केमिस्ट्री वर्ड लिखो। किसी को क्या पता केमिस्ट मतलब मेडिसिन, दवाइयाँ दे रहे हैं। समझ गए? बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे क्या लगता था? सेंट्रल एक्साइज, इन चारों प्रोडक्ट को छोड़ के। और इन 4 प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। इनको बेचने पर, बेचना तो इलीगल है, इनको बेचा ही किसको जाता है? मेडिसिन वालों को, सिर्फ मेडिसिन वालों को। अगर कोई इलीगली बेच रहा है ना तो दैट इज बैन, वो बैन है, वो इलीगल है, वो क्रिमिनल, वो क्राइम है जो आप कर रहे हो। अगर कोई पुड़िया में दे रहा है, ठीक है, रॉ ओपीएम ले ले भाई, चरस, गांजा, अफीम दे रहा है, ठीक है, पुड़िया में, तो वो जो दे रहा है ना, वो रॉ देना इज रॉन्ग, वो इलीगल है। कई मेडिसिन, कई तो केमिस्ट की शॉप भी पीछे तिलक नगर में भी सुना मैंने, न्यूज़ में आया था तिलक नगर में, कि तिलक नगर में केमिस्ट की शॉप है जिसको वो यही करता था, नार्कोटिक्स, ओपीएम बेचता था साइमल्टेनियसली। दवाइयाँ तो दे रहा है और दवाइयों के साथ साथ क्या बेच रहा है? ये सब चीज़ें पुड़ियों में। किसी को क्या पता? बैन कर दिया उसको, केमिस्ट की शॉप को बंद किया। बहुत सारे लोग ऐसे कामों में जो इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जब पता चलता है तो वो तो बैन होना ही है। ये चीज़ गलत है, इलीगल है। हाँ, दवाइयों के फॉर्म में दे दो, बट आप वैसे नहीं दे सकते। समझ गए बात? तो अल्कोहलिक लिकर, ओपीएम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, इन पर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। और बाकी सारे प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज। बट अब किस पे लगता है?
हम तो बात तो अभी की है, टोबैको एंड पेट्रोलियम। समझ गए बात? सेंट्रल एक्साइज अब किस पे लगता है? बात तो ये समझनी है ना हमें, तो अभी लगता है सिर्फ 2 आइटम पे। किस पे? टोबैको एंड पेट्रोलियम। और स्टेट एक्साइज इन सब पे। स्टेट एक्साइज पहले भी इन पे लगता था, आज भी इन्हीं पे लगता है। लेवी का मतलब समझ में आया? लेवी का मतलब है चार्ज करना, स्टेट लेवी, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और यहां पे कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। दैट्स इट। टैक्सेबल इवेंट समझ में आया? टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। जैसे इनकम टैक्स के लिए अर्निंग टैक्सेबल इनकम, सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, एक्साइज कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और क्या बोला था, वैट, इंट्रा स्टेट सेल, जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों। हाँ यार, तो इन सब चीज़ों पे इनको सबको टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। जैसे इंट्री ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट टैक्स कब तक खत्म हो जाएगा सिलेबस? देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो कोर्स है वो करीब करीब 5 महीने का है भाई, 5 मंथ्स। ठीक है, 5 महीने आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये बात सोच लो। टैक्स के लिए कोई आपको 3 महीने में पढ़ा रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आधी चीज़ें काटेगा। 5 महीने में ही कोर्स होता है। ठीक है, और मेरी क्लास 3 घंटे की होती है टैक्स की। 3 घंटे 5 महीने कह रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मेरा इरादा स्किप कराने का होता तो मैं 3 महीने में करा दूँ। ठीक है, तो 5 महीने। इसका मतलब ये है कि आपको, अगर आपको जून अटेम्प्ट का टारगेट करना है तो जून अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। बोथ ग्रुप देना है तो दिसंबर ही देना चाहिए। बोथ ग्रुप देना है तो कौन सा देना चाहिए? दिसंबर, जून नहीं देना चाहिए। और वैसे मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मेरे से मेरा ऑनेस्ट पूछोगे तो भाई वाला फीडबैक ये है कि भाई आपको बोथ ग्रुप ही देने चाहिए, क्योंकि सीएमए इंटर में बोथ ग्रुप ना देते ही बहुत कम बच्चे हैं। सच बता रहा हूँ, 99% बच्चे बैकआउट हो जाते हैं इंटर के बोथ ग्रुप में। और इंटर के बोथ ग्रुप में जो बच्चा बैकआउट हो गया, इसका मतलब वो दे नहीं रहा। तो हुआ क्या, 10% बच्चे दे रहे हैं, मान लो 90% बैकआउट हो गए, 10% दे रहे हैं। अब 10% बैक वो दे रहे हैं जो पेपर, और अगर उनके 40, 45, 50 नंबर भी हैं, बच्चों रैंक बन जाती है। इंटर में रैंक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अपने नाम के साथ एक रैंक होल्डर वाला प्रिविलेज देना, तो उसका एक ही तरीका है, बोथ ग्रुप देना। सिंगल में कभी रैंक होल्डर नहीं होता, पता है आपको? सिंगल ग्रुप देते हो तो रैंक नहीं होती। रैंक किस में आती है? सिर्फ बोथ ग्रुप में। और अगर आप पहले से ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट, हम कहाँ रैंक कर पाएंगे, तो जो रैंक होल्डर होते हैं वो भी ऐसे ही होता है। सिर्फ अपने ऊपर बिलीफ रखना जरूरी है कि आप कर सकते हो। और कोई स्टेज कम नहीं होती। 11th-12th में आपके क्या मार्क्स थे ये मैटर नहीं करते। मेरे मार्क्स किसी को नहीं पता 11th-12th में क्या थे। बीकॉम में क्या था मैं कुछ नहीं पता, मैंने क्वालिफाई कर लिया वो पता है। तो ये मैटर करता है। जब डिग्री आ जाएगी ना तो ये मैटर नहीं करता तुम्हारे पिछला क्या था, पिछला गया भाड़ में, जो हो गया हो गया। अभी जो कर सकते हो वो करंट को सुधारो। 11th-12th कोई नहीं पूछता, सच बता रहा हूँ। आपके इंटरव्यूज में भी आपसे नहीं पूछेंगे 12th में कितने मार्क्स थे, आप डिग्री क्वालिफाइड हो। तो इसलिए पुराने से अंडर एस्टिमेट मत करना। हमारे पास पहले तो 60-70% थे या 80% थे, 70%। हम कहाँ रैंक होल्डर ले आएंगे? रैंक होल्डर वाले कोई 30 मार खान नहीं है, वो भी हम में से ही एक है। सिर्फ सोच रखनी पड़ेगी कि हम रैंक लेके आ सकते हैं। मैंने तो देखो, मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था अपना ये सीएम में। मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं करियर में। तो मेरे पापा भी इंजीनियर हैं, साइंस वाली फील्ड से थे, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं। तुमने तो 12th के बाद ही कर रहे हो सारे, या बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री में हो? तो मैं तो डायरेक्ट एंट्री से आया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने नॉलेज ही नहीं दी इस बारे में कि सीएम में भी कोई कोर्स है। और यहाँ पर आप एक अच्छी स्टेज पे पहुंचे हो, 21 से 22 साल की उम्र में, 21 साल तक की उम्र में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। 18 साल के हो गए आप, 18 जो मुझे लगता है ना। अगर 18-19 के हो तो 21-22 तक आपका सीएमए कंप्लीट, उस वक्त आपकी जॉब। तो बहुत बढ़िया टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए। बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, रैंक भी लग जाएगी तो आपको एलिजिबिलिटी होगी। जो बड़ी कंपनीज आपको हायर करती है ना, एनएचपीसी, एनटीपीसी, वो पहला प्रेफरेंस देते हैं रैंक होल्डर्स को। वो एक प्रेफरेंस जरूर होता है। तो अगर मान लो आज तुम सारे इंटरव्यू पे हो, एक बच्चे की रैंक है, तो मैं पहले उसको बुलाऊंगा। आप समझ गए ना? तो बाकी पांचों ऐसे लगेंगे, यार हमने क्वालिफाई नहीं किया, तुमने भी क्वालिफाई किया, बट पहले रैंक होल्डर को बुलाओ। इसलिए रैंक होल्डर को प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली। बाकी सैलरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है रैंक होल्डर की सैलरी बाद में कम लगी हो, तो डिपेंड करता है सब कुछ तुम्हारी ग्रोथ पे, तुम्हारी अपनी ग्रोथ पे।
रैंक होल्डर होना एक पहला एज है, वो पहला एज आपको मिल जाएगा, तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो आपको बोथ ग्रुप ही ट्राई करना चाहिए, और बोथ ग्रुप ट्राई करना है तो दिसंबर, जून नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जून। तो मैंने 5 महीने बोला आपको, समझ गए? पहली बात सुनना, 5 महीने बोला अगर टैक्स का, अगर आप जून में ग्रुप 1 देना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में ये है कि जून में ग्रुप 1 देना है, तो 5 महीने इसका मतलब है कब जाके खत्म होंगे बताओ? करीब करीब 15 मई के आसपास, और आपके जून में पेपर है। टैक्स का सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा, चीज़ें स्किप करा दूँ वो भी चीज़ नहीं चलेगी, और सारा करवा रहा हूँ, 3 घंटे की क्लास भी ले रहा हूँ, तब भी इतना कह रहा हूँ। तो 5 महीने आप सोच के चलो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, बाद में आपको ये लगे कि हाँ सर कोर्स नहीं हुआ, ये पहले ही भाई क्लियर है, करना है करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट इस तरीके से ही करना होगा। अगर आप ये चीज़ झेल सकते हो, अकाउंट्स का कोर्स कंपैरेटिवली कम है, ग्रुप 1 का अकाउंट्स का कोर्स ज़्यादा है, ग्रुप 2 का अकाउंट्स का कोर्स कम है, अकाउंट्स ही मैं ही पढ़ाता हूँ, बट ग्रुप 1 का अकाउंट्स का कोर्स क्या है, ज़्यादा है अकाउंट्स। ग्रुप 1 के अकाउंट्स में सब है, वो डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीज़ें तो फाउंडेशन वाली ही हैं, सिर्फ वो चीज़ MCQs थी या डिस्क्रिप्टिव में आ गई, और उसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं एक्स्ट्रा, बट वो इजीली स्कोरेबल है। ग्रुप 1 अकाउंट्स आसान है, मतलब आप स्कोर कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ग्रुप 2 में तो अकाउंट्स के साथ आपका एक और सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स के साथ ऑडिट है ना, ऑडिट नहीं ऑडिट, कॉस्ट नहीं, ऑडिट है सिर्फ, अकाउंट्स के साथ ऑडिट है। मेरे को लग रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, देख लेना एक बारी, ऐसा कुछ है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट ऐसा है। तो आपको डिसाइड करना है, और आप फिर देखो कि आपको कैसे करना है। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप गो फॉर दिसंबर, आप आराम से सिलेबस पूरा करो सारे सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस करने के बाद यू हैव टाइम टू रिवाइज। आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करके जाना है एग्ज़ाम में, कम से कम कितनी बार? 3 बार। ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम मजाक नहीं है। बच्चों को लगता है फाउंडेशन हो गया, अरे इंटर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। फाउंडेशन और इंटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चे आपने सुना होगा इंटर में लुढ़कते हैं, वो क्यों लुढ़कते हैं? वो यही रीज़न से लुढ़कते हैं क्योंकि उनको फाउंडेशन वाली दिमाग में चल रही होती है, अरे फाउंडेशन पास हो गया ये भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, इसमें फ़र्क है। शुरू से पहले दिन से आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? और कोई सवाल? सर बैचेस कब